Hello everyone, how are you? I hope that you will be very fine and I am also very fine. In last class, I have already started crash course for 12th exam 2023. First of all, today I am going to discuss optics and then after I will come इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स एक्चुअली क्या है कि इसको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन उधर इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट करेंगे तो लास्ट मॉडर्न तक चलते रहेगा, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए मैंने सबसे पहले ऑप्टिक्स को आपको फिनिश कर दूंगा, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ेंगे। तो जितना मैं बताऊंगा उतना से हर हाल में आप रेडी करते चलिएगा। यदि आपको अच्छा स्कोर करना है 12th एग्जाम में तो आप जितना मैं बताऊंगा उसको हर हाल में एकदम एनी वे उसको कर लेना है। क्लियर है ना? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऑप्टिक्स में देखेंगे। ऑप्टिक्स में सबसे पहले हम लोग मिरर देखेंगे। तो देखते हैं इसमें ऑप्टिक्स का दो पार्ट होता है, एक होता है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और दूसरा होता है वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और सेकंड क्या होता है बच्चा? वेव ऑप्टिक्स होता है। तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग आएंगे वेव ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखिए एक होता है क्वांटम ऑप्टिक्स होता है, तो उसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। क्लियर है ना? एक्चुअली जो है क्वांटम ऑप्टिक्स हम लोग कहाँ पढ़ेंगे? मॉडर्न फिजिक्स में, इसलिए उसको यहाँ पर मैं मेंशन नहीं किया हूँ। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में नाम से ही क्लियर पता चल रहा है कि ज्योमेट्रिकल है, मतलब उसमें ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप लोग बच्चे लोग आप लोग क्या स्टडी करके आए हैं? देखे होइएगा लाइन का यूज होता है, यही पर है ना। दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक छेदी रेखा कट करती है तो क्या होता है? अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, क्रॉसपोर्नेस एंगल इक्वल होता है, इस टाइप के करते हैं ना। तो यहाँ पर उसमें जनरली लाइन का यूज होता है। देखिए यहाँ पर ऑल बोर्ड्स के लिए हम पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी भी बोल करके चलेंगे, क्योंकि फिर स्टेट बोर्ड वालों को दिक्कत होगा, तो सबको लेकर के चलना है। तो आप लोग जो है उसी को अल्टरनेट एंगल बोलते थे और उसको स्टेट बोर्ड वाला अल्टरनेट एंगल को क्या बोलता था? एकांतर कोण बोलता था। ठीक है, तो चलिए उतना हिंदी नहीं बोलेंगे, क्योंकि इसलिए कि मैक्सिमम स्टेट बोर्ड वाला भी इंग्लिश में ही 11th-12th पढ़ता है। क्लियर है ना? तो सबको उतना पता होगा। तो चलिए जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे आप करते चलिएगा, सब आपको रेडी होते जाएगा। तो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आईसीएसई बोर्ड के हों, या आप किसी भी स्टेट बोर्ड के होंगे, तो सब लोग आप मन से कीजिए। यदि आपको स्कोर 12th में अच्छा करना है, तब अच्छा मार्क्स लाना है, तो ये करते चलिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, इधर ये 12th का मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं, सोचिएगा इसको पूरा डिटेल, तो क्रैश कोर्स में पूरा डिटेल नहीं हो पाता है। हम उतना ही बता रहे हैं जितना से आपको 12th में जो है अच्छा मार्क्स आ जाए। क्लियर है ना? कोई कितना भी गधा होगा, जितना हम सिंगल टिक डबल टिक ट्रिपल टिक मारेंगे ना, वो सब यदि याद कर लेगा ना, वो सब यदि रेडी कर जाएगा, तो वो कभी फेल फिजिक्स में नहीं होगा, वो अच्छा मार्क्स उसमें लाएगा। यदि सब रेडी करके जाएगा तो अच्छा मार्क्स लाएगा। क्लियर है ना? तो जिनको नीट और आईआईटी के लिए क्रैश कोर्स करना है, वो स्पेशल मेरा चालू है बैच। उसमें आप देखिएगा कि बहुत डीपली हम लोग जाते हैं, तो वो अलग आप लोग उसको देखिएगा। और ये क्रैश कोर्स केवल 12th के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको एग्जाम के लिए जरूरत है। और मेरा कोडिंग रहेगा। कोडिंग क्या रहेगा? सिंगल टिक, डबल टिक, ट्रिपल टिक। जिसमें ट्रिपल मारेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट, उसके बाद ये, उसके बाद ये। क्लियर है ना? कैसे कितना कितना मार्क्स का आएगा वो मैंने लास्ट क्लास आपको मैंने डिस्कस कर दिया था। तो जितना भी ये मारेंगे सब रेडी करते जाइएगा। वही नीट और आईआईटी के लिए मेरा कोडिंग रहता है, सिंगल स्टार से लेकर के 5 स्टार तक कोडिंग होता है। जितना में मारेंगे आप नीट और आईआईटी में जाइएगा तो मैक्सिमम उसी से आपको सिमिलर टाइप का लगेगा। क्वेश्चन आउट हो गया, सब क्वेश्चन पूछेगा, बस डिजिट केवल इधर उधर रहेगा, बाकी सिमिलर क्वेश्चन पूछेगा। तो इसमें भी आप जितना टिक करेंगे इसके अंदर 12th में पूछेगा, सब आप रेडी कर लीजिएगा। जितना में टिक मारेंगे ना, वो थियोरेटिकल क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर ही आएगा आपका।
तो ये हर हाल में आप रेडी कर लीजिएगा। क्लियर है? एक आध वो बाई चांस इधर उधर से रहेगा, बाई मिस्टेक हमसे हो सकता है लिखाने के लिए छूट जाए, लेकिन आपको जो है मैक्सिमम इसी के अंदर में रहेगा, यानी टोटल जो है उसी के अंदर रहेगा, बाहर नहीं रहेगा। वो एक आध दो इधर उधर से डाल सकता है, वो भी आपको हमको ध्यान में नहीं रहेगा, वो छूट जाएगा तब। क्लियर है ना? इसलिए आप सब रेडी करते जाएगा, जितना मैं बताऊंगा एकदम एक एक रेडी करते जाना है। क्लियर है ना? तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं वन बाय वन। देखिए ऑप्टिक्स में आपको प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि प्रॉब्लम क्रिएट करता कौन है। यदि वो पता हो जाएगा तो फिर ऑप्टिक्स में कहीं दिक्कत होगा नहीं। ऑप्टिक्स में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन में आप लोग देखते हो जाएगा कि कोई स्टूडेंट प्लस लेके बनाया, बेचारा के आंसर नहीं आया, तो फिर क्या करेगा कि माइनस लेके चलो, तो माइनस लेकर के किया आंसर आ गया तो कहता है यही सही है। यार ऐसे कंसेप्ट रखिएगा तो फिजिक्स बुझाएगा जिंदगी में। एकदम क्लियर कट कंसेप्ट याद रखना है। तो क्लियर कट कंसेप्ट यदि आपके पास रहेगा, क्लियर कंसेप्ट, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। ये नहीं कि अंधेरा में तीर चलाते जा रहे हैं लगा तो लगा। वही बात हो गई ना कि प्लस लेके चले, नहीं आया तो माइनस ले लो, ऐसा नहीं करना है। तो चलिए हम लोग वन बाय वन देखते हैं। ज्योमेट्रिकल कहने का मतलब इसमें लाइन का यूज होगा, और वेव ऑप्टिक्स मतलब इसमें वेव का यूज होगा। आप लोग 11th में वेव पढ़े रहिएगा, साउंड वेव, तो उसी का इसमें कुछ कंसेप्ट आएगा, इंटरफेरेंस आएगा। क्लियर है ना? तो इसमें इंटरफेरेंस का यूज आएगा। इंटरफेरेंस क्या होता है, जब ये पढ़ाएंगे तब आपको मैं बताऊंगा, बहुत मजा आएगा। जैसे इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है थोड़ा सा समझ लीजिए। घर में आप लोग शाम का थोड़ा सा डिस्कशन कर दे रहे हैं, वही केस हम लोग लाइट में देखेंगे। तो घर में देखे होइएगा कि होम थिएटर जब बजाते हैं, जैसे 5.1 होम थिएटर है, तो उसमें 5 आइडेंटिकल स्पीकर होता है। एक होता है बूफर। जिसके पास फिजिक्स का नॉलेज नहीं होता, सबको एक ही जगह रख देगा, बजाएगा, उसको मजा नहीं आएगा। लेकिन वही जो है 5 स्पीकर है, 4 वो रूम के कॉर्नर पर फिट कर दीजिए, और एक को नीचे रहने दीजिए, बूफर के पास एक बूफर नीचे रहे, उसके बाद बजाइए, खूब मजा आएगा। इतना मजा आएगा कि आप भी हिलने लगेगा। तो बहुत मजा आता है। जैसे सिनेमा हॉल में देखते हुए हाई क्वालिटी का होम थिएटर लगा होता है, वहां भी खूब मजा आता है। तो एक वेव उधर से जाएगा, एक उधर से आएगा, दोनों आपस में मिलेगा तो कुछ रिजल्ट मिलेगा ना। तो वही जब रिजल्ट मिलता है तो अल्टरनेट पॉइंट पर मैक्सिमम मिनिमम होते जाता है। इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंटरफ्रेंस। तो सिनेमा हॉल में एक वाल से दूसरे वाल मूव कीजिएगा ना, तो आपको लगेगा कि कभी साउंड बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। अल्टरनेट पॉइंट पर आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलते जाएगा। इसी फिनोमेनन को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस। और बीट्स जो होता है, सेम सीट पर बैठे हुए रहिएगा तो कभी लगेगा आवाज बढ़ गया, कभी घट गया, कभी बढ़ गया, कभी घट गया। तो जो आवाज का वो वेरिएशन होता है वो बीट्स के कारण होता है। तो बीट्स हमको इसमें नहीं बजाएगा, इंटरफेरेंस का यूज आएगा। तो इंटरफेरेंस आप लोग समझ जाइएगा, फिर इसको पढ़ाएंगे, फिर वहां आपको बताएंगे। तो चलिए हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स सबसे पहले देखते हैं। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स होता क्या है? तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसी को हम लोग रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रे ऑप्टिक्स। अरे यार, इसमें रे डायग्राम का यूज होता है, इसलिए इसको रे ऑप्टिक्स भी बोला जाता है। ये कौन बड़ी बात होती है? तो इसमें जनरली लाइन का यूज होता है, इसमें हम लोग वेव का यूज करेंगे। क्लियर है ना? वेव के नेचर को स्टडी करेगा, वेव नेचर। लाइट के वेव नेचर के स्टडी करने वाला कौन होगा? वेव ऑप्टिक्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, जो भी बता रहे हैं किसी को छोटा चीज नहीं समझना है। छोटा समझ लीजिएगा तो फिर आपका कल्याण हो गया, फिर नहीं समझ में आएगा। सब कुछ नोट करते जाना है। बीम ऑफ लाइट, बीम का मतलब बंडल होता है। जैसे बहुत सारा रेज का बंडल ले लीजिए, वही बीम ऑफ लाइट होगा। तो बंडल ऑफ लाइट रेज को क्या करते हैं? बीम ऑफ लाइट।
और यही बीम ऑफ लाइट यदि एक दूसरे को पैरेलल हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं बच्चे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब एक पॉइंट पर कन्वर्ज होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। राइटिंग में किसी को दिक्कत है क्या? नहीं ना? विजिबल है ना? जिसको दिक्कत होगा बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पर मिलना, और एक पॉइंट से यदि चारों तरफ जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। ये क्या हो गया? कन्वर्जेंट। ये हो गया डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। तो बीम ऑफ लाइट तीन तरह का होता है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट। जैसे घर में आपका बल्ब जलता है तो वहां से लाइट क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है, उसको हम लोग डाइवर्जेंट बोलते हैं। घर में आपका बाबा होंगे, वो चश्मा लगाते होंगे, बाबा रे ग्रैंडफादर यार, तो चश्मा लगाते होंगे, और आपके बाबा जो है बिना चश्मा के पेपर जब पढ़ते होंगे तो ऐसे करके पढ़ते होंगे। क्लियर है? इसका मतलब कि उनको नजदीक वाले बेचारे को नहीं दिखता है, दूर वाला दिखाई दे रहा है। किन्हीं किन्हीं का तो देखिएगा कि दूर वाला भी गोल रहता है, नजदीक वाला भी गोल रहता है। तो उनके लेंस में जो होता है ना, बाई फोकल लेंस लगा होता है। बाई मतलब दो, यानी दो फोकल लेंथ का लेंस लगा होता है। ऐसा आप लोग देखे हुए। तो जिनका लेंस केवल कन्वेक्स लेंस लगा होता है, क्या कीजिएगा कि लाइट को जो है ना, सनलाइट में उसको ले जाइएगा तो वो क्या करता है कि सब लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देता है, ऐसा। तो ये कन्वर्जेंट हो गया, ये क्या हो गया? डाइवर्जेंट हो गया। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं ये आपको क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ये सब तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सबसे पहले ये आप जान लीजिए कि मिरर होता क्या है। तो मिरर क्या होता है? बहुत लोग बोलेगा कि जिसमें इमेज दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड मिरर। अरे यार आप खुद सोचिए, जब नया बर्तन खरीदने जाते हैं ना मार्केट, तो जो नया भेसल होगा थाली, उसमें देखेगा उसमें भी इमेज बनेगा, तो उसको मिरर कहेंगे। ये पागलपन वाली बात है कि नहीं? पानी में देखेगा फेस को तो पानी में भी दिखाई देता है, तो उसको मिरर बोल देंगे। इसका मतलब कि मिरर होता क्या है? ऐसा नहीं कि केवल इमेज दिखाई दे तो मिरर हो गया। मिरर हम लोग उसको कहते हैं ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ऑलमोस्ट ऑल द इंसिडेंट रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। यानी जितना भी इंसिडेंट रेडिएशंस है वो ऑलमोस्ट रिफ्लेक्ट हो जाता है। एक बात और याद रखिएगा, तो मिरर हम लोग किसको कहते हैं? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस which reflects almost all the radiations, incident on it, is called mirror. कहता है कि जितना भी रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहा है उसको ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस को क्या कर देता है? चलिए अब विजिबल होगा। ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिरर बोलते हैं। क्लियर है ना? लाइट जो होता है एनर्जी का फॉर्म होता है। घुमा फिरा के पूरा फिजिक्स में एनर्जी पढ़ना है।
लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी का ही फॉर्म होता है। तो मान लीजिए, पहले समझ लीजिए इधर 100 जूल एनर्जी इधर से आया, क्योंकि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। यदि ये 100 जूल में 2 जूल रिफ्लेक्ट किया है, बाकी जो है रिफ्रैक्ट कर गया है, तो ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशन से रिफ्लेक्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से ये मिरर होगा क्या? नहीं होगा। क्लियर है ना? लेकिन जब इंसिडेंट 100 जूल होगा, ये 98 जूल यदि रिफ्लेक्ट हो जाता है, कितना जूल? 98 जूल। तो 2 जूल ही ना रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, तो ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस रिफ्लेक्ट हो गया कि नहीं? 100 आया, 98 रिफ्लेक्टेड कर गया, 2 जूल कहाँ गया होगा? 2 जूल यार, ये मिरर को आप सनलाइट में रखते हैं तो हॉट भी तो हो जाता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आप लोग पढ़े हुए 11th में, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। सब यार घुमा फिरा के फिजिक्स में एनर्जी ही पढ़ना है। क्लियर है ना? तो साउंड भी एनर्जी का फॉर्म होता है। तब मैं बोलते बोलते आदमी थक जाता है, यानी एनर्जी ग्रेजुअली मेरा लॉस हो रहा है, और आप सुन रहे हैं तब मेरा थोड़ा थोड़ा एनर्जी उसके पास गया होगा, उसके पास गया होगा, उसके पास गया। क्लियर है? तो ये मिरर को जैसे ही आप सनलाइट में रखिएगा तो हॉट भी तो हो जाएगा, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब भी कर लिया होगा, वही एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया होगा 2 जूल, तो मैक्सिमम तो रिफ्लेक्ट हो गया। लेकिन वाटर में जो देखिएगा तो उसमें क्या होता है, एनर्जी आएगा तो मैक्सिमम आर पार हो जाएगा। आर पार मतलब रिफ्रैक्ट। देखिए रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का फर्क क्या होता है? रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि जिस मीडियम से लाइट रे आएगा उसी मीडियम में टकरा के यदि लौट गया तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। ये दोनों वर्ड में आप कंफ्यूज मत कीजिए। एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। जिस मीडियम से आया उसी में लौट करके चला गया तो रिफ्लेक्शन, और एक मीडियम से आया दूसरा में घुस गया तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। यानी एक से आया दूसरा में चला गया तो उसको हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं, और जिस मीडियम से आता है उसी में लौट के चल जाता है तो उसको हम लोग रिफ्लेक्शन बच्चा बोलते हैं। क्लियर है ना? तो ये बात समझ लीजिएगा। मिरर क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वाटर भी हो सकता है। आप मार्केट से जो आप वेसल नया खरीद के लाए उसमें भी इमेज बनता है, तो वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए वो मिरर नहीं है। इसलिए उसमें देखते हुए जितना ही ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा ना उतना ही इमेज साफ दिखेगा। तो थाली में देखते हैं तो उसमें इमेज क्लीन बनता है। जब ऐसा होता है एकदम क्लीन बनता है तो यार मिरर की जरूरत क्या रहता है? जाते हैं घर में, जाते थाली उठाते देख लेते, बाल झाड़ करके निकल जाते। क्लियर है ना? तो उसका जो है आप खुद समझिए, उसका जो है यदि मिरर का सबको हम मिरर बोलते तो फिर ये मिरर का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो आप घर में मिरर देखते हैं तब क्लियर इमेज बनता है कि थाली में देखते हैं तब, मिरर देखते हैं तब? क्यों उसमें क्लियर बन रहा है? जितना ही ज्यादा एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगा उतना ही साफ बनेगा। इसमें देखिए 98 जो रिफ्लेक्ट कर गया तो क्लियर बनेगा। दिस इज मिरर। तो मिरर क्या होता है? ऐसा रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो ऑलमोस्ट ऑल द रेडिएशंस को क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। क्लियर है ना? ठीक है यहां तक? तो ये लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। आगे हम लोग देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो चलिए इरेज करें ना। चलिए ना नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मिरर क्या होता है ये आपको बात पता हो गया होगा। अब इसको हम लोग देख रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। इसको लोग रट्टा मारा जाता है, या फिजिक्स को रट्टा नहीं मारा जा सकता है। आप समझ लीजिएगा ना तो इसको चुटकी में उड़ा दीजिएगा।
लेकिन आप सुने होइएगा कि फिजिक्स तो बहुत टफ होता है यार। टफ कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई ऊपर से थोड़े ना पढ़ने आया है, हम ही आप लोग पढ़ते हैं। तो फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप बस आपको इंटरेस्ट लेने का जरूरत है, और इंटरेस्ट दिलाने वाला का सबसे बड़ा रोल होता है। मतलब आपके टीचर यदि फिजिक्स से इंटरेस्ट दिला रहे हैं तो फिजिक्स में खूब मजा आता है। फिजिक्स में तो ऐसा ऐसा कहानी आप देखे होइएगा कि एक बिल्ली को 5 स्टोरी बिल्डिंग से गिराया जा रहा है, एक 50 स्टोरी बिल्डिंग से गिराया जा रहा है, किसके मरने की संभावना ज्यादा? तो बोलिएगा 50 वाला। फिजिक्स कहता है कि नहीं, 5 तल्ला वाला को मरने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा। कैसे होगा ये आप लोग मैकेनिक्स में पढ़े होइएगा। और अब बताइए इंटरेस्टिंग है कि नहीं? बहुत इंटरेस्ट आता है। फिर बुलेट वाला कहानी आप देखे होइएगा कि एक पेड़ पर मंकी जो है ब्रांच पकड़ के हैंग कर रही है। मंकी क्या कर रहा है? हैंग कर रहा है। उस पे आप गन से आप निशाना लगाए हुए हैं। जैसी निशाना लगाए हुए हैं, थोड़ा सा देख लीजिए। केवल इंटरेस्टिंग कैसे होता है वो आपको मैं बता रहा हूं, इसको लिखिएगा नहीं। यही मान लीजिए कि ट्री है, ऐसा है, और एक मंकी साहब जो है, ये रहा मंकी जिसका पूंछ है। फिगर भी इतना अच्छा बनाइए ना, देखिए तो ये कितना स्मार्ट कम लग रहा है क्या? काफी स्मार्ट लग रहा है। मेरा जल्दी बना भी दिए फिगर, और देखने में भी स्मार्ट है। अब ये नहीं कि इसका नाक कान बनाते रहिए। तो ये मंकी है, और ये कोई आदमी जो है इस पे निशाना लगाया हुआ है। क्लियर है ना? और बुलेट को जैसी फायर करेगा तो ये मंकी बेचारा डर से जो है ना, जो ब्रांच पकड़ा हुआ था डालो छोड़ दिया। और ये आदमी बुद्धू था, बेवकूफ था, इसको फिजिक्स का नॉलेज नहीं था, इसलिए ये इस तरह निशाना लगाया हुआ है। तो ये जैसे बुलेट फायर हुआ, मंकी छोड़ दिया डाल को। तो अब बताइए बुलेट उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? तो आप लोग बोलिएगा कि नहीं लगेगा। फिजिक्स कहता है कि लग जाएगा। कब नहीं लगता? जब ये ब्रांच को पकड़े हुए रहता तो नहीं लगता। इसलिए मंकी को सजेशन ये देना होगा कि यदि वो ब्रांच को पकड़ा हुआ रह जाता है तो ये गधे का बुलेट जो है उस पे नहीं जाके टकरा के ऐसे चल जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाएगा। तो मंकी बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग फिजिक्स है, बस इंटरेस्ट लेने का जरूरत है। तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। देखिएगा लाइट भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा, खूब मजा आएगा। बस रेगुलर आप लोग क्लास करते रहिएगा, डिसकंटिन्यू मत कीजिएगा, बहुत मजा आएगा, पूरा फिजिक्स से मजा आएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखिए हम लोग। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कहता है कि लाइट रे इधर से आया, आप लोग इसको आई मानते होइएगा, इधर वाला को आर मानते होइएगा, यही करते हैं ना। और आई बराबर क्या लिखते हैं? आर। हम एंगल थीटा 1 और थीटा 2 ले रहे हैं। आई आर भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम यार, एंगल कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस will be equal to एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 9th 10th का सब पहले पढ़े हुएगा 10th में, और उसके पहले बच्चे से पढ़ने 8th क्लास से ही पढ़ना रहता है। तो इसलिए ये जो है 12th में 9 के बराबर पूछता है। क्लियर है ना? केवल बस समझ लेना है। और लेकिन इसका यूज आगे आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा, एंगल थीटा 1 जो होगा एंगल थीटा 2 होगा।
तो आप ऐसे याद रखिएगा ना, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं θ1 बराबर θ2। तो इसको आप ऐसे ही याद रखिएगा, जितना एंगल पर आएगा उतना ही पर चला जाएगा, जितना पर आएगा उतना पे जाएगा, इतना याद रखना। जितना पे आएगा उतना पे जाएगा, आया राम गया राम, जितना पर आएगा उतना पर जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। हाँ, एक बात आपको मैं बता चुका हूं, किसी चीज को छोटा नहीं समझना है। हम जीरो से धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा हूं ताकि सब कुछ समझ में आए। तो इसको छोटा मत समझिएगा, नहीं तो यही आपके लिए बड़ा बन जाएगा। सब कुछ नोट करके चलना है। ये रिफ्लेक्टेड रे इसको बोलते हैं। और इसको क्या बोलिएगा बच्चा? नॉर्मल बोलिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। कहां पे? नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है ना? तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है? मतलब कि परपेंडिकुलर डालना है कहां पे? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट के पॉइंट पर। तो लाइट रे इस पॉइंट पर नहीं इंसिडेंट हुआ है, यहां पर नॉर्मल डालना है। तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होगा उसी पॉइंट पर नॉर्मल डालना है। नॉर्मल बोला जाए मतलब बच्चा परपेंडिकुलर होता है। तो नॉर्मल मीन्स होता है परपेंडिकुलर। क्लियर है? एग्जाम में राइटिंग भी बहुत मैंने रखता है, इसको आप राइटिंग को धीरे धीरे सुधार लेना है। चलिए आप नेक्स्ट देखिए। सेकंड लॉ में कहता है, तो फर्स्ट लॉ को कैसे याद रखना है? जितना पर आएगा उतना पे जाएगा, बाकी कुछ नहीं याद रखना है। अब यहां पर देखिए, सेकंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का क्या मतलब? मतलब कि इधर से लाइट रे इंसिडेंट हुआ है तो जिंदगी में ऐसे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्योंकि फिर एक प्लेन में लाई नहीं करेगा। अब पता किसे चलेगा कि एक प्लेन में है कि नहीं? अपने हैंड को प्लेन के पैरेलल मूव कराइएगा, यदि हैंड में टच नहीं किया तो एक प्लेन में होगा। तो इधर से लाइट रे आया तो इसी प्लेन में रिफ्लेक्ट होगा और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा। तो सेकंड लॉ यही कहता है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ, ये एंड का सिंबल होता है, पता है ना? नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, normal to the point of incidence, normal to the point of incidence all lie in same plane। टोटल का टोटल सेम प्लेन में लाई करेगा। नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस all lie in same plane। क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये रहा आपका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वेक्टर फॉर्म में भी होता है, लेकिन वो आपको 12th के लिए नहीं है और नीट और आईआईटी में आता है। तो नीट और आईआईटी के क्रैश कोर्स में वो बताया जाएगा। तो आपका 12th का क्रैश कोर्स है, इसलिए उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। वेक्टर फॉर्म में भी इसका होता है, वहां से आईआईटी भी क्वेश्चन पूछा है, मेडिकल भी पूछता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, मिरर होता है कितने तरह का। आपको सिलेबस में केवल स्फेरिकल मिरर पढ़ना है। ऐसे मिरर होने के लिए पैराबोलॉइडल मिरर भी होता है, इलिप्सॉइडल मिरर भी होता है, सिलिंड्रिकल मिरर भी होता है। जैसे
ये क्या है, इलिप्स है। तो कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस को आप एक साइड से सिल्वरिंग कर दे रहे हैं, सिल्वर, तो वो मिरर का काम कर देगा। क्या क्या काम करेगा, मिरर का काम करेगा, कोई भी ट्रांसपेरेंट सरफेस हो। क्लियर है ना। तो ये मान लेते हैं कि अंडा देखे है ना, एक इसी टाइप का होता है। तो एक में क्या होता है, वो सरफेस होता है, लेकिन इलिप्स में क्या होता है, ये लाइन होता है। यदि लाइन होगा और ऐसा होगा तो उसको हम लोग इलिप्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलिप्टिकल। लेकिन यही लाइन ना होकर के सरफेस हो जाएगा, जैसे एक देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं इलिप्सॉइडल। इस तरह मान लेते हैं कोई सरफेस है, जैसे एग है, उसका सरफेस ले लिए, वो ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट रहता तो एक तरफ सिल्वर कर देते, तो इधर से कोई छोटू अपना फेस देखता है तो निश्चित रूप से इसको फेस दिखाई देता कि नहीं, दिखाई देता। क्लियर है, ठीक है ना। तो इलिप्सॉइडल मिरर जो है आपको 12th के सिलेबस में नहीं है, तो इसको हम लोग हटा दे रहे हैं। केवल जान लेना है कि ऐसा भी मिरर होता है, यह नहीं कि केवल स्फेरिकल मिरर ही होता है। ठीक है, पैराबोलॉइडल भी मिरर होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इलिप्सॉइडल। जब ये सरफेस हो जाएगा तो इसको हम लोग इलिप्टिकल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इलिप्सॉइडल मिरर। क्लियर है। इलिप्स का दो फोकस होता है। कहता है कि एक फोकस से यदि रे आता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दूसरे फोकस से पास कर जाएगा। क्लियर है। तो ये तो आपको 12th के सिलेबस में है नहीं, ये IIT नीट पर जब पढ़ाते हैं तो उसमें इसको थोड़ा सा इतना जानना है। तो चलिए हम लोग मिरर में हम लोग के सिलेबस में पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। कौन सा सिलेबस में है, स्फेरिकल मिरर। ऐसे होने के लिए आपको होता है इलिप्सॉइडल मिरर भी होता है, इलिप्सॉइडल मिरर। पैराबोलॉइडल मिरर भी होता है। पैराबोलिक मत बोल दीजिएगा, पैराबोलिक कब होगा, जब वो लाइन रहता है ऐसा। दिस इज पैराबोला, दिस इज एक्सिस ऑफ पैराबोला। लेकिन यही जब सरफेस हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पैराबोलॉइडल। तो पैराबोलॉइडल मिरर, सिलिंड्रिकल मिरर, इतना होता है। क्लियर है ना। हम लोग के पढ़ना है स्फेरिकल मिरर। क्लियर है। देखिए लोगों का कंफ्यूजन क्या होता है, पूछेंगे कि टाइप्स ऑफ मिरर, तो वो क्या बताएगा, देखिए गधा वाला काम करेगा, प्लेन मिरर बताएगा, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है। तो मिरर इतना तरह के होता है, ये स्फेरिकल मिरर है। तो स्फेरिकल मिरर में लोगों का एक कंफ्यूजन होता है, क्या कंफ्यूजन होता है वो जस्ट मैं आगे बता रहा हूं। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, चलिए मैं यहां पर बता दे रहा हूं। स्फेरिकल मिरर का कितना पार्ट, मैक्सिमम लोगों का ये कंफ्यूजन होता है कि दो ही पार्ट होता है। मैक्सिमम लोगों का क्या कंफ्यूजन होता है कि दो ही पार्ट होता है, एक बताएगा कनकेव मिरर, दूसरा बताएगा कन्वेक्स मिरर। अब प्लेन मिरर को कहता है कि स्फेरिकल मिरर नहीं है। देखिए गधा वाला काम करता है। तो आप ऐसा मिसकंसेप्ट मत रखिएगा, स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट होता है प्लेन मिरर। क्लियर है ना। स्फेरिकल मिरर का ही पार्ट कौन होता है, प्लेन मिरर। सेकंड में होता है कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर।
क्लियर है ना? तो ऐसा गलती नहीं करना है कि अलग अलग उसको काउंट कर लेना है। स्फेरिकल